हेलो दोस्तों, ऑडियो स्टोरीज के मेरे चैनल ऑडियो बुक हिंदी में एक बार फिर आप सबका स्वागत है। मैं हूं नीलिमा और मैं लेकर आई हूं आपके लिए कुछ प्यार भरी खट्टी मीठी कहानियां। दोस्तों, आज आप सुनेंगे अगाथा क्रिस्टी का मशहूर नॉवल ABC मर्डर्स हिंदी में। ये नॉवल का 5वां और आखिरी भाग है। पहले के 4 भाग सुनने के लिए ऊपर आई बटन पर क्लिक करें। अध्याय 29। एक और मीटिंग जारी थी। शामिल थे असिस्टेंट कमिश्नर, क्रोम, पॉयरो और मैं। कमिश्नर कह रहा था, मोज़ों की एक बड़ी बिक्री की जांच पड़ताल करने की आपकी सलाह काफी अच्छी रही मिस्टर पॉयरो। पॉयरो ने हाथ फैलाते हुए कहा, इसके पूरे संकेत मुझे नजर आ रहे थे। वो आदमी आम एजेंट नहीं हो सकता था। ऑर्डर लेने की बजाय वो माल को सीधा बेच रहा था। क्या अब तक सब कुछ साफ समझ में आ गया इंस्पेक्टर? कमिश्नर ने पूछा। मेरे ख्याल में तो हाँ सर। क्या मैं अब तक के हालात बयान करूं? इंस्पेक्टर क्रोम ने फाइल देखते हुए पूछा। हाँ जरूर, क्रोम ने कहना शुरू किया। मैंने चर्स्टन, पेंगटन और टॉर्के में पता लगाया है। मुझे उन लोगों की लिस्ट मिल गई है जिनके पास वो गया था और उसने मोजे बेचने की कोशिश की। मैं इतना जरूर कहूंगा कि उसने ये सारा काम बड़ी ही अच्छी तरह किया। टॉर स्टेशन के पास वो पीट नाम के छोटे से होटल में ठहरा। कत्ल वाली रात को 10 बजे होटल वापस आया। हो सकता है उसने चर्स्टन से 9:57 पर गाड़ी पकड़ी हो, जो 10:20 पर टॉर पहुंचती हो। उसके हुलिये से मिलता जुलता कोई व्यक्ति गाड़ी में या स्टेशन पर देखा नहीं गया, लेकिन उस दिन भीड़ बहुत थी। उसी तरह बेक्स हिल में वो द ग्लोब होटल में ठहरा, अपना असली नाम बताकर। करीब 1 दर्जन लोगों को उसने मोजे पेश किए, मिसेस बर्नॉड को भी और जिंजर कैट कैफे में भी। शाम को जल्दी ही होटल छोड़ दिया। अगली सुबह करीब 11:30 बजे लंदन पहुंचा। एंडोवर में भी उसने वही किया। फेदर्स होटल में ठहरा, मिसेस फोलर को मोजे दिखाए, उसके बाद मिसेस एशर को और उसी गली में आधा दर्जन दूसरे लोगों को। जो जोड़ा मिसेस एशर के पास था वो मैंने उसकी भतीजी से ले लिया है। वो बिल्कुल कस्ट के माल जैसा ही है। जो जानकारी हमें मिली उस पर अमल करते हुए मैं हैरिंगटन द्वारा दिए गए पते पर गया, लेकिन पता चला कि कस्ट आधा घंटा पहले ही वहां से जा चुका था। मुझे बताया गया कि उसे एक फ़ोन आया था। उसकी मकान मालकिन ने यह भी कहा कि ऐसा पहली बार हुआ था कि उसके लिए कोई फ़ोन आया हो। जिस कमरे में वो रहता था मैंने उसकी अच्छी तरह छानबीन की। उस छानबीन से मेरा शक दूर हो गया। मैंने वहां वैसे ही कागजों का पुलिंदा पाया जैसे कागजों पर खत लिखे गए थे। ढेर सारी हौजरी, और जिस अलमारी में हौजरी जमा की गई थी उसमें उसी आकार का एक और पार्सल था, जिसमें हौजरी नहीं बल्कि 8 ABC रेलवे गाइड रखी थीं। ये तो बिल्कुल पक्के सबूत हैं, असिस्टेंट कमिश्नर ने कहा। मुझे कुछ और भी मिला है सर। इंस्पेक्टर की आवाज में जीत का भाव था। ये मुझे आज सुबह ही पता चला, फिर भी बताने के लिए ये वक्त खराब नहीं है। उसके कमरे में छुरे का नामो निशान भी नहीं था। कोई महामूर्ख ही उसे अपने साथ वापस लेकर आता, पॉयरो ने टिप्पणी की। देखिए मिस्टर पॉयरो, आखिर वो कोई समझदार इंसान तो है नहीं। मुझे ख्याल आया कि हो सकता है वो उसे घर वापस ले आया हो और फिर उसे उसको अपने कमरे में छुपाने में खतरा महसूस हुआ हो और उसने उसके लिए कोई और जगह ढूंढी हो। घर में और कौन सी जगह वो चुन सकता था? मुझे एकदम से समझ आ गया। हॉल में पड़ा छतरी का स्टैंड। हॉल में पड़े उस स्टैंड को हिलाया नहीं जाता। बहुत मुश्किल से मैंने उसे दीवार से परे हटवाया और वो वहीं था। छुरा? जी हाँ, छुरा। इसमें कोई शक नहीं है। उस पर अभी भी सूखा खून लगा हुआ है। बहुत बढ़िया क्रोम, असिस्टेंट कमिश्नर ने तारीफ भरे स्वर में कहा। अब बस हमें सिर्फ एक चीज और चाहिए, वो आदमी खुद। हम उसे जल्दी ही पकड़ लेंगे सर, आप घबराएं नहीं। इंस्पेक्टर के स्वर में पूरा विश्वास था। आपका क्या विचार है मिस्टर पॉयरो? कमिश्नर ने पूछा। पॉयरो अपने ख्यालों से बाहर आया और बड़े ही अजीब स्वर में बोला, हाँ बेशक। उसकी आवाज इतनी अनमनी सी थी कि सब हैरानी से उसकी ओर देखने लगे। क्या कोई बात आपको परेशान कर रही है मिस्टर पॉयरो? जी हाँ, एक बात है जो मुझे बुरी तरह परेशान कर रही है, और वो है कारण, मकसद। लेकिन हम सब इस बात पर पहले ही सहमत हो चुके हैं कि वो आदमी पागल है, और यही कारण है। क्रोम पॉयरो का बचाव करते हुए बोला।
मैं समझ रहा हूं कि मिस्टर पॉयरो का क्या मतलब है। वो सही कह रहे हैं। जरूर ये किसी तरह का पागलपन ही होगा। मुझे लगता है कि इस बात का जवाब उसके मन में बसी तेज हीन भावना में होगा। उसके अंदर सताए जाने का भाव भी होगा। और अगर ऐसा है तो मिस्टर पॉयरो का नाम उसके साथ जोड़ा जा सकता है। हो सकता है उसे ये गलत फहमी हो कि मिस्टर पॉयरो को सिर्फ उसे ढूंढ निकालने के लिए ही तैनात किया गया है और इसीलिए उसने वो पत्र सिर्फ मिस्टर पॉयरो के ही नाम लिखे। असिस्टेंट कमिश्नर उकताए हुए स्वर में बोला, आजकल ऐसा ही शब्द जाल इस्तेमाल किया जाता है। मेरे ज़माने में तो अगर आदमी पागल होता था तो उसे पागल ही कहते थे और हम उसे नरमी से कहने के लिए कोई नए नए शब्द नहीं ढूंढते थे। मेरा ख्याल है कि आज के आधुनिक डॉक्टर ABC जैसे आदमी को नर्सिंग होम में भेजने की सलाह देंगे और फिर 45 दिन तक उसे कहेंगे कि वो कितना अच्छा आदमी है और फिर उसे एक जिम्मेदार शहरी मानकर वहां से बाहर भेज देंगे। पॉयरो सिर्फ मुस्कुरा दिया, बोला कुछ नहीं। मीटिंग खत्म हो गई। जैसा तुमने कहा क्रोम, उसे पकड़ना अब सिर्फ थोड़े ही दिन की बात है। हम उसे पहले भी पकड़ सकते थे सर, अगर वो दिखने में इतना मामूली ना होता। हमने अच्छे भले आम लोगों को यूं ही इतने दिन तक डरा कर रखा, इंस्पेक्टर बोला। पता नहीं इस पल वो कहाँ होगा, असिस्टेंट कमिश्नर ने कहा। अध्याय 30। कस्ट एक सब्जी वाले की दुकान पर खड़ा था। वो सड़क के पार एकटक देख रहा था। हाँ, ये वही घर था। मिसेस एशर, अखबार और सिगरेट की दुकान। खाली खिड़की में एक बोर्ड लगा था, किराए के लिए। खाली, बेजान। तभी पीछे से सब्जी वाले की पत्नी ने उसे एक और हटने को कहा, क्योंकि वो उसके काम के बीच में खड़ा हुआ था। वो माफ़ी मांगते हुए एक तरफ हट गया। धीरे धीरे वो वहां से परे चला गया, शहर की मुख्य सड़क की ओर। ये मुश्किल था, बहुत मुश्किल, अब जब उसके पास बिल्कुल पैसे नहीं बचे थे। पूरा दिन खाने को कुछ न मिलने के कारण उसे अजीब सा लगने लगता था और सिर में भी अजीब सा हल्कापन। उसने अखबार की एक दुकान के बाहर इश्तिहार देखा। ABC केस, खूनी अभी भी खुला छूटा हुआ, मिस्टर हरक्यूल पॉयरो के साथ मुलाकातें जारी। कस्ट ने खुद से कहा, पता नहीं वो जानता है या नहीं। फिर वो धीरे धीरे चलने लगा। खड़े होकर इस इश्तिहार को देखते रहने की कोई तुक नहीं, उसने सोचा, लेकिन मैं और ज्यादा देर इस तरह चल नहीं सकता। कदम के आगे कदम, चलना भी कितनी अजीब चीज है। कदम, फिर उसके आगे एक और कदम, ये कितना हास्यास्पद है। जो भी हो, मनुष्य खुद भी एक हास्यास्पद जानवर ही तो है। और वो खुद, अलेक्जेंडर बोनापार्ट कस्ट, वो तो खास तौर पर हास्यास्पद था, हमेशा से ही था। लोग हमेशा उस पर हंसते रहे थे। वो उनको दोष भी नहीं दे सकता था। वो कहाँ जा रहा था, उसे खुद पता नहीं था। वो अंत तक पहुंच चुका था। अब वो अपने पैरों के अलावा और कहीं नहीं देख रहा था। कदम के आगे कदम। उसने नजरें उठाकर ऊपर देखा। सामने कुछ रोशनियां थीं और कुछ अक्षर। क्या लिखा था ये? पुलिस स्टेशन। अजीब बात है, कस्ट बोला और हल्के से हंस दिया। फिर उसने उस इमारत के भीतर कदम रखा और ऐसा करते ही वो अचानक लड़खड़ाया और आगे की ओर गिर गया। अध्याय 31। ये नवंबर का एक खुशनुमा दिन था। डॉक्टर थॉमसन और चीफ इंस्पेक्टर जैप आए थे पॉयरो को केस में अदालती कार्रवाई की रिपोर्ट देने के लिए। ठंड लग जाने के कारण पॉयरो खुद वहां नहीं जा पाया था। ये अच्छी बात थी कि उसने मुझे उसके साथ बने रहने पर जोर नहीं डाला था। जैप ने कहा, बस अब उस पर मुकदमा चलेगा और फिर काम खत्म। मैंने कुछ सोचते हुए पूछा, क्या ये बात थोड़ी अजीब नहीं है, इस स्टेज पर बचाव पेश करना? मुझे तो लगता था कि कैदी हमेशा अपनी सफाई बाद के लिए रखते हैं। जैप ने कहा, ये नॉर्मल तरीका है। मुझे लगता है कि वकील लूकस ने सोचा होगा कि इस काम को जल्दी ही निपटा दे। मुझे लगता है कि उसे कोशिश करने में यकीन है
उसके क्लाइंट को छुड़ाने का एकमात्र रास्ता यही हो सकता है कि वो ये साबित कर दे कि वो पागल है। पॉयरो ने कंधे झटकते हुए कहा, पागलपन के आधार पर रिहाई नहीं हो सकती और मौत की जगह उम्र कैद की सजा को किसी भी तरीके से बेहतर नहीं कहा जा सकता। जैप ने जवाब दिया, मुझे लगता है कि लूकस को लगा होगा कि ऐसा करने में शायद उसके छूट जाने की कुछ संभावना है। बेक्सेल हत्या के समय उसके पास जो बेहतरीन एलिबाई है उससे पूरा केस कमज़ोर किया जा सकता है। मेरे ख्याल में उसे ये एहसास नहीं था कि हमारा पक्ष कितना मजबूत है। लेकिन जो भी है, लूकस नौजवान है और लोगों की नज़रों में आना चाहता है। पॉयरो ने डॉक्टर थॉम्सन से पूछा, आपकी क्या राय है डॉक्टर? कस्ट के बारे में? कसम से मुझे नहीं पता क्या कहूँ। वो बहुत अच्छी तरह एक समझदार आदमी की भूमिका अदा कर रहा है, लेकिन हाँ, ये बात तो है कि उसे मिर्गी के दौरे तो पड़ते हैं। ये कितना हैरत अंगेज अंत हुआ है इस केस का, मैंने कहा। उसका एंडोवर पुलिस स्टेशन में दौरा पड़ने से गिर जाना? हाँ बिल्कुल, नाटक पर नाटकीय अंदाज में ही पर्दा गिरने जैसा था ये। एबीसी ने हमेशा सही समय पर सही असर डाला है। लेकिन कोई जुर्म करके उसका एहसास भी ना होना, क्या ऐसा मुमकिन है? उसके इनकार में मुझे तो सच्चाई का पुट लगता है, मैंने कहा। डॉक्टर थॉम्सन हल्के से मुस्कुराया। आपको किसी आदमी के इस नाटकीय अंदाज के झांसे में नहीं आना चाहिए कि मैं खुदा की कसम खाता हूं, मैं सच कह रहा हूं। मेरी राय में तो कस्ट को अच्छी तरह पता है कि उसने ये सारे खून किए हैं। ऐसा पूरी तरह संभव है कि मिर्गी के मरीज को नींद में कुछ कर देने के बाद जागने पर उसके बारे में एहसास भी ना हो कि उसने क्या किया है। लेकिन अधिकतर केसेस में ऐसा तभी होता है जब वो काम उसकी इच्छा के विपरीत ना हो, वो खुद उस काम को करना चाहता हो। जो भी हो, मैंने कहा, मैं इस बात को नहीं मानता कि कस्ट ने ये सारे जुर्म अनजाने में किए। आप ऐसा कह सकते थे अगर वो खत ना होते तो। खत इस अनुमान को पूरी तरह रद्द कर देते हैं। वो खत पूरी तरह साबित करते हैं कि ये सारे जुर्म सोच विचार करके और योजना बनाकर किए गए थे। और अब तक उन खतों के लिए हमारे पास कोई भी स्पष्टीकरण भी नहीं है, पॉयरो ने कहा। आपको उनमें अभी भी दिलचस्पी है? पूरा केस खत्म हो जाने के बाद भी? जी हाँ, बिल्कुल है। और वो इसलिए क्योंकि वो खत मुझे लिखे गए थे और उन खतों के बारे में कस्ट लगातार खामोश है। जब तक मैं उन खतों के कारण का पता नहीं लगा लूंगा, तब तक इस केस को सुलझा हुआ नहीं समझूंगा। हाँ, मैं आपके नज़रिए से बात को समझ सकता हूँ, जैप ने कहा, लेकिन हो सकता है कि वो आदमी कभी आपका विरोध ही रहा हो, या फिर हो सकता है शायद आपके नाम के कारण उसने ऐसा किया हो। मेरे नाम के कारण? वो कैसे? पॉयरो ने पूछा। देखिए, कस्ट 2 बड़े बड़े नामों के बोझ से लदा हुआ है, उसकी माँ की सनक के कारण, अलेक्जेंडर और बोनापार्ट। आप इसका मतलब समझते हैं? अलेक्जेंडर, पूरी दुनिया में जाना माना, कभी ना हारने वाला, जो ज्यादा से ज्यादा दुनिया को जीतना चाहता था, और बोनापार्ट, फ्रांस का महान सम्राट। इसीलिए कस्ट एक विरोधी चाहता है, एक ऐसा विरोधी जो उसी की श्रेणी का हो, और वो आप हैं मिस्टर महान हरक्यूल पॉयरो। ये बात सुनकर पॉयरो जोर से हंस पड़ा। फिर उसने जैप से पूछा, क्या वो एलिबाई तुम्हें परेशान कर रही है? जी हाँ, थोड़ा बहुत तो कर ही रही है। हालांकि मैं उस पर यकीन नहीं करता क्योंकि वो सच नहीं है, लेकिन उसे तोड़ना बहुत मुश्किल होगा। स्ट्रेंज नाम का वो आदमी बहुत जिद्दी है। मुझे उसके बारे में विस्तार से बताओ। वो आदमी 40 साल के करीब का है, एक बहुत ही सख्त और विश्वास से भरा हुआ अड़ियल किस्म का। मेरी राय में उसी ने जोर दिया होगा कि अब उसकी गवाही ली जाए। वो चिली जाना चाहता है, उसे उम्मीद होगी कि केस तुरंत निपट जाएगा। वो अपने बयान पर अडिग है और उससे हिलने को तैयार नहीं है। वो कसम खाकर कहता है कि उसने 24 जुलाई की शाम को ईस्टबॉर्न में व्हाइट क्रॉस होटल से कस्ट को लिया था। वो अकेला था और किसी से बात करना चाहता था, और जहाँ तक मैं समझ सकता हूँ, कस्ट एक काफ़ी अच्छा श्रोता है। उसने उसे कभी बीच में नहीं टोका। रात के खाने के बाद दोनों ने डोमिनोज नाम का खेल भी खेला। शायद स्ट्रेंज उस खेल में बहुत अच्छा था और कस्ट भी काफ़ी अच्छा निकला। ये एक अजीब खेल है, लोग इसे खेलते हुए पागल से हो जाते हैं, कई घंटों तक खेलते रहते हैं। स्ट्रेंज और कस्ट ने भी यही किया। कस्ट को नींद आ रही थी, लेकिन स्ट्रेंज उसकी बात सुनने को तैयार नहीं था। उसने दृढ़ता से कहा कि वे कम से कम आधी रात तक तो खेलेंगे। आधी रात के बाद वे विदा हुए।
और अगर कस्ट आधी रात के 10 मिनट बाद तक ईस्टबॉर्न में व्हाइट क्रॉस होटल में था तो वो 25 तारीख को आधी रात और 1 बजे के बीच बेक्स हिल में सागर तट पर बेटी बर्नार्ड का गला किसी भी कीमत पर नहीं घोंट सकता था। ये तो वाकई गंभीर समस्या है, ये सोचने वाली बात है, पॉयरो ने सोचते हुए कहा। क्या ये आदमी स्ट्रेंज इस बात को लेकर पूरी तरह निश्चित है? जी हाँ, और वो बहुत जिद्दी भी है, और ये कह पाना मुश्किल है कि इस बात में कमजोरी कहाँ है। मान लें कि स्ट्रेंज को कुछ गलती लग रही है और वो आदमी कस्ट नहीं कोई और था, तो वो ये क्यों कहेगा कि उसका नाम कस्ट था? होटल के रजिस्टर में लिखावट ठीक ठाक है। आप ये नहीं कह सकते कि वो अपराधी का साथी है। पागल हत्यारों के साथी नहीं होते। तो क्या लड़की बाद में मरी? लेकिन इस बारे में भी डॉक्टर अपनी गवाही पर अटल है, और वैसे भी कस्ट को ईस्टबॉर्न होटल से छुपकर निकलने और करीब 14 मील दूर बेक्स हिल पहुंचने में अच्छा खासा टाइम लग जाता। हाँ, ये तो एक बड़ी समस्या है, पॉयरो ने कहा। ज़ैप ने फिर से कहा, वैसे सच कहा जाए तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। डॉनकेस्टर हत्या में कस्ट पूरी तरह हमारे शिकंजे में है। खून के दागों वाला कोट, छुरा, सब कुछ हमारे पास मौजूद है। उसमें कोई बचाव का रास्ता नहीं है। दुनिया की कोई भी जूरी इस केस में उसे छोड़ने वाली नहीं है। लेकिन हाँ, स्ट्रेंज की गवाही से एक अच्छा खासा केस बिगड़ जाता है। उसने डॉनकेस्टर हत्या की है, उसने चर्स्टन हत्या की है, एंडोवर हत्या भी की है, तो फिर बेक्स हिल हत्या भी की होगी। लेकिन हाँ, ये बात जरूर है कि मुझे ये नहीं समझ आ रहा कि वो उसने कैसे की होगी। सिर हिलाते हुए ज़ैप उठ खड़ा हुआ और बोला, मिस्टर पॉयरो, तुम्हारे लिए यही मौका है। क्रोम धुंध में है। अपने ग्रे सेल्स पर जोर डालो, जिनके बारे में मैं हमेशा से इतना सुनता आया हूँ, और हमें बताओ कि उसने ये कैसे किया होगा। इतना कहकर ज़ैप और डॉक्टर चले गए। उनके जाने के बाद पॉयरो ने मुझसे पूछा, एक बात बताओ हेस्टिंग्स, क्या तुम्हें भी लगता है कि यह केस खत्म हो गया है? हाँ, व्यावहारिक रूप से तो लगता है, मैंने कहा। हमने अपराधी को पकड़ लिया है और अधिकतर सबूत भी हमारे पास हैं, बस कुछ बारीकियां रह गई हैं। पॉयरो ने असहमति से सिर हिलाया। केस खत्म नहीं हुआ है हेस्टिंग्स, ये आदमी ही केस है। जब तक हम उसके बारे में सब कुछ नहीं जान लेते, रहस्य उतना ही गहरा रहेगा जितना पहले दिन था। हमारी जीत सिर्फ इसलिए नहीं हो जाती कि हमने सिर्फ उसे कटघरे में खड़ा कर दिया है। हम उसके बारे में अभी तक कुछ नहीं जानते। हम ये जानते हैं कि वो कहाँ पैदा हुआ था, हम जानते हैं कि वो युद्ध में गया था और उसके सिर में चोट लगी थी, और ये भी कि मिर्गी के दौरों के कारण उसे सेना से निकाल दिया गया था। हम ये जानते हैं कि वो मिसेस मरबरी का किराएदार था। हम ये भी जानते हैं कि वो शर्मीला और चुपचाप रहने वाला है। उसने बड़े सोचे समझे ढंग से हत्या की योजना बनाई और उस पर अमल भी किया। और हम ये भी जानते हैं कि उसने कई बेवकूफ़ी भरी गलतियां भी की। हम जानते हैं कि उसने निर्दयता से कत्ल किए। हम जानते हैं कि वो इतना रहमदिल भी था कि उसने किसी और पर अपने गुनाहों का दोष नहीं आने दिया। अगर वो बिना किसी बाधा के कत्ल करना चाहता तो उसके लिए कितना आसान था किसी और पर इल्ज़ाम आने देना। क्या तुम ये नहीं समझ पा रहे कि ये सारी बातें एक दूसरे की कितनी विरोधी हैं? वो मूर्ख है लेकिन चतुर भी है, वो क्रूर है लेकिन रहमदिल भी है। आखिर ऐसा क्या तत्व है जो इन सारे गुणों को मिलाता है? मैं शुरू से ही उसे समझने की कोशिश कर रहा हूँ, और अब मुझे एहसास हो रहा है कि मैं उसे बिल्कुल नहीं जानता। मैं कुछ भी नहीं समझ पा रहा हूँ। ऐसी बहुत सी बातें हैं जो मैं जानना चाहता हूँ। उसने ये हत्याएं क्यों की? उसने विशेष रूप से इन्हीं लोगों को क्यों चुना? वो तो हम सभी जानते हैं वर्णमाला के अनुसार, मैंने बोलना शुरू किया। तो क्या बेक्स हिल में बेटी बर्नार्ड ही अकेली थी जिसका नाम बी से शुरू होता था? बेटी बर्नार्ड, मुझे कुछ समझ तो आ रहा था। वो सच होना चाहिए, वो ज़रूर सच ही होगा। लेकिन अगर ऐसा है तो... इतना कहकर वो चुप हो गया और अपने ख्यालों में खो गया। कुछ देर बाद उसने अपना हाथ मेरे कंधे पर रखा और कहा, प्यारे हेस्टिंग्स, मेरे फरिश्ते, अचानक मिली इस इज्जत अफजाई को मैं समझ नहीं पाया। मैंने प्रश्नवाचक निगाहों से उसकी ओर देखा। ये सच है, उसने कहा।
तुम हमेशा मेरी मदद करते हो, मेरे लिए खुशकिस्मती लाते हो, मुझे प्रेरणा देते हो। मैंने तुम्हें कौन सी प्रेरणा दी भाई? मैंने पूछा। मैं अपने आप से ही कुछ सवाल कर रहा था तो मुझे अचानक तुम्हारी कही एक बात याद आ गई, एक साफ चमकता नजरिया लिए। मैंने एक बार तुमसे कहा था ना कि तुम्हारे अंदर स्पष्ट दिखाई देने वाली बात को कह देने की प्रतिभा है, और मैंने इतनी स्पष्ट बात को ही नजरअंदाज कर दिया। और वो इतनी कीमती बात क्या है? मैंने पूछा। वो हर चीज को क्रिस्टल की तरह साफ कर देती है। मुझे अपने सारे सवालों के जवाब मिल गए हैं। मिसेस एशर, सर कारमाइकल, डॉनकेस्टर हत्याओं का कारण, और सबसे अहम हरक्यूल पॉयरो को खत भेजने का कारण। अच्छा ठीक है, अब मेहरबानी करके कुछ बताओगे भी? अभी नहीं, पहले मुझे थोड़ी सी जानकारी और चाहिए, जो मुझे अपने विशेष दल से मिल जाएगी, और फिर जब मुझे अपने एक खास सवाल का जवाब मिल जाएगा तब मैं जाकर एबीसी से मिलूंगा, और आखिरकार हम दोनों आमने सामने होंगे। एबीसी और हरक्यूल पॉयरो, दो विरोधी। और फिर उसके बाद? मैंने पूछा। उसके बाद हम बात करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया हेस्टिंग्स। जिस आदमी के पास छिपाने के लिए कोई राज हो, उसके लिए बातचीत से ज्यादा खतरनाक और कुछ नहीं होता। मुझे एक बार किसी फ्रांसीसी ने कहा था कि इंसान ने बोलचाल की खोज इसलिए की ताकि वो सोच न सके। जो भी वो छुपाना चाहता है उसका पता लगाने के लिए ये एक अचूक तरीका है। कोई भी इंसान अपने आप को और अपने व्यक्तित्व को जाहिर करने का मौका छोड़ नहीं सकता, और ये मौका मिलता है बातचीत से। हर बातचीत में बात करने वाले के बारे में कुछ न कुछ जाहिर होता ही है। तुम्हें क्या लगता है, कस्ट तुम्हें क्या बताएगा? मैंने पूछा। हरक्यूल पॉयरो मुस्कुराया और बोला, एक झूठ, और उसके उसी झूठ से मुझे सारे सच का पता चल जाएगा। अध्याय 32। अगले कुछ दिन पॉयरो बहुत बिजी रहा। वो रहस्यमय ढंग से अचानक गायब हो जाता, बहुत कम बात करता, अपने आप ही भ्रिकुटियां चढ़ाता और मेरे कुछ भी पूछने पर बताने के लिए मना कर देता। वो अपने आने जाने में मुझे कहीं भी साथ लेकर नहीं जा रहा था, जिसे लेकर मैं उससे नाराज भी था। सप्ताह के अंत में उसने बेक्स हिल और उसके आसपास के इलाके को देखने जाने के इरादे के बारे में कहा और सुझाव दिया कि मैं भी उसके साथ चलूं। कहने की ज़रूरत नहीं कि मैं फौरन मान गया। मैंने पाया कि ये निमंत्रण मुझ अकेले को नहीं दिया गया था, हमारे विशेष दल के बाकी सदस्यों को भी बुलाया गया था। पॉयरो को लेकर उनके मन में भी उतना ही कौतूहल था जितना मुझे, लेकिन फिर भी कम से कम दिन पूरा होने तक मुझे अंदाज़ा हो गया था कि पॉयरो की सोच किस तरफ जा रही थी। सबसे पहले वो मिसेस बर्नॉर्ड से मिला और उससे पूरा विवरण लिया कि कस्ट कब उसके पास आया था और उसने क्या क्या कहा था। फिर वो उस होटल में गया जहां कस्ट ठहरा था और उसके वहां से जाने के बारे में उसने बारीकी से जानकारी ली। उसके बाद वो समुद्र तट पर गया, उस जगह जहां बेटी की लाश बरामद हुई थी। कई मिनटों तक वो वहां चक्कर लगाता रहा, कंकड़ों को ध्यान से देखते हुए। मुझे इसमें कोई खास तुक नहीं लगी, क्योंकि कत्ल हुए महीनों बीत चुके थे और दिन भर लहरें वहां आती जाती रहती थीं। वो तट के सबसे नज़दीक उस बिंदु तक गया जहां कार खड़ी की जा सकती थी। वहां से उस जगह गया जहां ईस्टबर्न जाने वाली बसें बेक्स हिल से निकलने से पहले खड़ी होती थीं। अंत में वो हम सबको जिंजर कैट कैफे ले गया, जहां गोलमटोल वेट्रेस माइली हिगली ने हमें बासी चाय परोसी। उसने हिगली की सुडौल पिंडलियों की तारीफ की। माइली हिगली बेवकूफ़ों की तरह हंसी और उससे इस तरह की बातें ना करने को कहा। वो जानती थी फ्रांसीसी पुरुष कैसे होते हैं। पॉयरो ने उसकी बात का कोई जवाब नहीं दिया और उसे इस तरह प्रेम से देखता रहा कि मैं अचंभे में पड़ गया। कुछ देर बाद पॉयरो बोला, बेक्स हिल का मेरा काम खत्म हो गया है, अब मैं ईस्टबॉर्न जाऊंगा। वहाँ सिर्फ एक छोटी सी पूछताछ मुझे करनी है। आप सबको मेरे साथ आने की ज़रूरत नहीं। तब तक वापस होटल में जाकर कॉकटेल लेते हैं। ये चाय तो बहुत ही बेकार थी। जब हम लोग कॉकटेल के घूंट ले रहे थे तो फ्रैंकलिन क्लार्क ने उत्सुकता से पूछा, मेरा ख्याल है कि हम अनुमान लगा सकते हैं कि आप किस चीज़ के पीछे हैं। आप ज़रूर उस एलिबाई को तोड़ना चाहते हैं, लेकिन मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि आप किस बात को लेकर इतने खुश हैं। क्या आपको कोई नया तथ्य मिल गया है? नहीं, बिल्कुल नहीं मिला। तो फिर?
धीरज रखिए, वक्त के साथ सब कुछ स्पष्ट हो जाएगा। लेकिन आप खुश तो बहुत लग रहे हैं, क्योंकि मेरे विचार को अभी तक किसी भी बात ने झुठलाया नहीं है, इसलिए। फिर वो गंभीर स्वर में बोला, मेरे दोस्त हेस्टिंग्स ने एक बार बताया था कि वो बचपन में एक खेल खेला करता था, ट्रुथ। इस खेल में हर किसी से बारी बारी 3 सवाल पूछे जाते थे, जिनमें से 2 का जवाब हर किसी को सच्चाई से ही देना होता था। तीसरे में आप झूठ बोल सकते थे। जाहिर है कि सवाल बहुत नासमझी भरे होते थे, लेकिन शुरुआत में हर किसी को कसम खानी पड़ती थी कि वो सिर्फ सच कहेंगे और सच के सिवा कुछ नहीं कहेंगे। तो उस बात का इन बातों से क्या संबंध है? मीगन बर्नार्ड हैरानी से बोली। अरे कुछ नहीं, दरअसल मैं भी वो खेल खेलना चाहता हूँ। 3 सवालों की जरूरत नहीं है, एक ही काफी होगा। आप सब से एक एक सवाल। बेशक, हम किसी भी बात का जवाब देने के लिए तैयार हैं, क्लार्क ने अधीरता से कहा। लेकिन मैं इस खेल को इससे ज्यादा गंभीर बनाना चाहता हूँ। क्या आप सब सच बोलने की कसम खाते हैं? वो इस बात को लेकर इतना गंभीर था कि बाकी सब थोड़े उलझन में पड़ गए। जैसा उसने कहा था, उन्होंने वैसे ही कसम खाई। बढ़िया, पॉयरो ने कहा। तो ठीक है, चलो शुरू करते हैं। हम सब तैयार हैं, थोरा ग्रे बोली। इस बार लेडीज फर्स्ट का रूल नहीं चलाएंगे, कहीं और से शुरू करते हैं। इतना कहकर पॉयरो फ्रैंकलिन क्लार्क की ओर घूम गया और बोला, माय डियर क्लार्क, महिलाओं ने इस साल एस्कॉट में जो हैट पहने थे, उनके बारे में तुम्हारा क्या विचार है? क्लार्क मूर्खता भरी नजरों से उसे देखता रह गया। क्या ये कोई मजाक है मिस्टर पॉयरो? बिल्कुल नहीं। क्या सच में आप यही सवाल मुझसे पूछना चाहते हैं? जी हाँ। क्लार्क मुस्कुराने लगा। मिस्टर पॉयरो, मैं एस्कॉट नहीं गया, लेकिन मैंने उनको कारों में जाते हुए जितना भी देखा, वो हैट उनसे भी ज्यादा बेतुके थे जो वो आमतौर पर पहनती हैं। बेतुके? जी हाँ, काफी बेतुके। पॉयरो मुस्कुराकर डोनाल्ड फ्रेजर की ओर मुड़ गया। आपने इस बार काम से छुट्टी कब ली थी? छुट्टी? अगस्त के पहले 2 हफ्ते। फिर पॉयरो थोरा ग्रे की ओर मुड़ गया और मैंने उसकी आवाज में हल्के से बदलाव को महसूस किया। उसकी आवाज कठोर हो गई थी, सवाल तीखा और स्पष्ट था। ये बताइए मैम कि लेडी क्लार्क की मौत के बाद अगर सर कारमाइकल आपसे पूछते तो क्या आप उनसे शादी कर लेती? लड़की एक झटके से खड़ी हो गई। आपकी हिम्मत कैसे हुई मुझसे ये सवाल पूछने की? ये बहुत ही अपमानजनक है। शायद हो सकता है, लेकिन आपने सच बोलने की कसम खाई थी। कहिए हाँ या ना। सर कारमाइकल का व्यवहार मेरे प्रति बहुत अच्छा था। वो मुझसे एक बेटी जैसा व्यवहार करते थे और मैं भी वैसा ही महसूस करती थी, स्नेही और एहसानमंद। माफ कीजिएगा, लेकिन ये उत्तर हाँ या ना में नहीं है। लड़की हिचकिचाई, फिर बोली, मेरा उत्तर है ना। पॉयरो ने कोई टिप्पणी नहीं की। वो मीगन बर्नार्ड की तरफ मुड़ गया। लड़की का चेहरा पीला पड़ गया था। उसकी सांस तेज हो गई थी, जैसे किसी कठिन परीक्षा के लिए साहस जुटा रही हो। पॉयरो की आवाज एक चाबुक की तरह आई। आपको क्या लगता है मैम कि मेरी छानबीन का नतीजा क्या होगा? आप ये चाहती हैं या नहीं कि मैं सच का पता लगाऊं? मीगन ने गर्व से अपने सिर को पीछे किया। उसके उत्तर के बारे में मैं काफी निश्चित था। मैं जानता था कि सच्चाई जानने के लिए मीगन को सनक की हद तक जोश था। उसका उत्तर बेहद स्पष्ट था और मुझे हैरान कर गया। उसने कहा, नहीं। हम सब चौंक गए। पॉयरो उसके चेहरे को पढ़ते हुए आगे को झुका। देखिए मैम, आप चाहे सच ना चाहती हों, लेकिन मुझे इतना यकीन है कि कम से कम बोल तो सकती हैं। फिर वो दरवाजे की ओर घूमा और फिर कुछ याद करके मैरी ड्रॉअर के पास चला गया। ये बताओ मेरी बच्ची, क्या तुम्हारा कोई प्रेमी है? मैरी, जो चिंतित सी लग रही थी, चौंक पड़ी और शर्म से लाल हो गई। ओह मिस्टर पॉयरो, मुझे नहीं पता। वो मुस्कुरा दिया। ठीक है मेरी बच्ची। फिर वो मेरी तरफ मुड़ा और बोला, चलो हेस्टिंग्स, हमें ईस्ट बॉन्ड के लिए रवाना होना चाहिए।
बाहर कार हमारा इंतज़ार कर रही थी और हम जल्दी ही पेवेंसी से होकर ईस्टबॉर्न जाने वाली सड़क पर जा रहे थे। अगर मैं तुमसे कुछ पूछूं तो क्या तुम बताने का कष्ट करोगे? मैंने उससे पूछा। बिल्कुल नहीं, इसलिए ये कष्ट मत करो। खुद ही अनुमान लगाओ कि मैं क्या कर रहा हूं। मैं फिर से चुप हो गया। वो एक धुन गुनगुनाने लगा। जब हम पेवेंसी से गुजर रहे थे तो उसने सुझाव दिया कि हम वहां रुककर किला देखने चलें। जब हम किला देखकर कार की तरफ वापस आ रहे थे तो पल भर के लिए बच्चों की एक टोली को देखने के लिए वहां रुक गए। उनके पहनावे को देखकर लगा कि वे ब्राउनीज थे। वे तीखी बेसुरी आवाज़ों में एक गाना गा रहे थे। ये क्या कह रहे हैं हेस्टिंग्स? मुझे इनके शब्द समझ नहीं आ रहे। मैंने ध्यान लगाकर सुना जब तक मुझे उनके शब्द समझ न आ गए। वो गा रहे थे, एंड कैच अ फॉक्स एंड पुट हिम इन अ बॉक्स एंड नेवर लेट हिम गो। यानी लोमड़ी को पकड़ो और पिंजरे में बंद कर दो और कभी भागने न दो। जब मैंने पॉयरो को इन शब्दों के बारे में बताया तो उसने इन लाइनों को फिर से दोहराया, एंड कैच अ फॉक्स एंड पुट हिम इन अ बॉक्स एंड नेवर लेट हिम गो। अचानक उसका चेहरा गंभीर और सख्त हो गया। ये तो बहुत ही बुरा है हेस्टिंग्स। एक अजीब खेल, झाड़ झंकाड़ में इंतजार करना, फिर शिकारी कुत्तों को आदेश देना और फिर शुरू होती है दौड़, गांव के आर पार, झाड़ियों और गड्ढों के आर पार, और लोमड़ी भागती है। कभी वो वापस भाग जाती है, लेकिन शिकारी कुत्ते उसके पीछे होते हैं और आखिर में उसे पकड़ लेते हैं और वो मर जाती है, बहुत जल्दी और बहुत बुरी हालत में। लेकिन फिर भी ये बेहतर है तुरंत मृत्यु हो जाना बजाय उसके जो वो बच्चे गा रहे हैं। हमेशा के लिए बंद हो जाना एक बक्से में, ये तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। उसने इधर से उधर सिर हिलाया, फिर अचानक बदले हुए स्वर में बोला, कल मैं कस्ट से मिलूंगा। फिर उसने कार ड्राइवर से कहा, चलो लंदन वापस चलो। अरे लेकिन हमें तो ईस्टबॉर्न जाना है, मैं चिल्लाया। क्या ज़रूरत है? अपने मकसद के लिए मेरे पास पूरी जानकारी है। अध्याय 33। पॉयरो और उस अजीबोगरीब शख्स अलेक्जेंडर बोनापार्ट कस्ट की मुलाकात के समय मैं वहां नहीं था। केस के अजीब हालातों और पुलिस से अपने संबंधों के कारण पॉयरो को तो इजाज़त मिल गई थी, लेकिन मेरा नाम उसमें शामिल नहीं था। और वैसे भी पॉयरो के हिसाब से ये ज़रूरी था कि ये मुलाकात अकेले में हो, दोनों आदमी एक दूसरे के आमने सामने। जो भी उन दोनों के बीच हुआ वो पॉयरो ने मुझे इतने विस्तार से बताया कि मैं उसे पूरे विश्वास के साथ ऐसे लिख रहा हूँ जैसे मैं वाकई वहीं मौजूद था। कस्ट सिकुड़ गया लगता था, उसकी पीठ का झुकाव साफ नज़र आ रहा था। वो बिना वजह अपना कोट नोच रहा था। कुछ देर तक पॉयरो कुछ नहीं बोला, वो अपने सामने बैठे आदमी को देखता रहा। ये एक बहुत ही नाटकीय घड़ी रही होगी, एक लंबे नाटक में दो विरोधियों का इस तरह मिलना। मैं पॉयरो की जगह होता तो काफ़ी रोमांच अनुभव करता। आखिर में उसने बड़े ही कोमल स्वर में कहा, क्या तुम जानते हो मैं कौन हूँ? कस्ट ने इनकार में सिर हिलाया और बोला, पता नहीं, शायद ल्यूकस के जूनियर हो। मैं हरक्यूल पॉयरो हूँ। पॉयरो ने बहुत ही कोमलता से ये शब्द कहे और उनका असर देखने लगा। कस्ट ने सिर थोड़ा सा ऊपर उठाया। ओह अच्छा। 1 मिनट के बाद उसने अपने वाक्य को दोहराया, ओह अच्छा। इस बार उसका स्वर बदला हुआ था, उसमें एक अजीब सी दिलचस्पी थी। उसने सिर उठाकर फिर से पॉयरो को देखा। हाँ, मैं ही वो आदमी हूँ जिसे तुमने खत लिखे थे। कस्ट ने नज़रें झुका ली और खींचकर चिड़चिड़े स्वर में बोला, मैंने आपको कभी कोई खत नहीं लिखा। वो खत मेरे लिखे हुए नहीं हैं। मैं बार बार ये बात कह चुका हूँ। मैं जानता हूँ, लेकिन अगर तुमने नहीं लिखे तो किसने लिखे? किसी दुश्मन ने लिखे होंगे। ज़रूर मेरा कोई दुश्मन है। सब मेरे खिलाफ हैं, पुलिस, हर कोई, सब मेरे खिलाफ। ये एक बहुत बड़ी साजिश है। हर कोई हमेशा मेरे खिलाफ रहा है, हमेशा से। जब तुम बच्चे थे तब भी? नहीं, तब नहीं। मेरी माँ को मुझसे बहुत प्यार था,
लेकिन वो बहुत महत्वाकांक्षी थी, इसीलिए उसने मेरा इस तरह का बेवकूफ़ाना नाम रखा। उसे ये लगता था कि मैं दुनिया में अपनी बहुत बड़ी जगह बनाऊंगा। वो हमेशा मुझे कुछ ना कुछ बड़ा करने को कहती थी, इच्छा शक्ति की बात करती थी, कहती थी कि हर कोई अपनी किस्मत का मालिक हो सकता है, मैं कुछ भी कर सकता हूँ। लेकिन वो गलत थी। जल्द ही मुझे इस बात का एहसास हो गया। मैं ऐसा आदमी नहीं था जो जिंदगी में तरक्की कर सकता था। मैं हमेशा बेवकूफ़ियाँ करता था और मैं कायर भी था, लोगों से डरता था। स्कूल में मेरा वक्त बहुत बुरा गुजरा। लड़कों को मेरे नामों का पता चल गया था। वो हमेशा मेरा मजाक उड़ाते थे। मैं स्कूल में हर चीज़ में पीछे था, खेल में, पढ़ाई में, हर चीज़ में। अच्छा ही हुआ जो मेरी माँ जल्दी गुजर गई, वरना उसे बहुत निराशा होती। कॉलेज में भी मैं कम अकल था। टाइपिंग और शॉर्ट हैंड सीखने में मुझे औरों से ज़्यादा समय लगता, लेकिन फिर भी मैं खुद को मंदबुद्धि महसूस नहीं करता था। लेकिन बाकी सब मुझे बेवकूफ़ समझते थे। ऑफिस में भी यही हालत थी। और उसके बाद युद्ध में भी? पॉयरो ने पूछा। अचानक कस्ट का चेहरा खिल उठा। जानते हो, मुझे युद्ध में बड़ा मज़ा आया। मतलब जो अनुभव मुझे वहाँ हुए, पहली बार मैंने खुद को दूसरे आदमियों की तरह ही महसूस किया। हम सब एक छोटे से डिब्बे में बंद थे, मैं भी दूसरों जैसा ही था। और फिर मुझे वो सिर में चोट लगी, छोटी सी, लेकिन उन्हें पता चल गया कि मुझे दौरे पड़ते थे। मैं तो शुरू से ही जानता था कि ऐसे पल होते हैं जब मुझे मालूम नहीं होता कि मैं क्या कर रहा हूँ। कमज़ोर याददाश्त। और एक दो बार मैं गिर भी गया था, लेकिन मुझे नहीं लगता कि इतनी छोटी सी बात के लिए उनको मुझे फौज से निकाल देना चाहिए था। ये बहुत गलत था। फिर उसके बाद क्या हुआ? पॉयरो ने पूछा। मुझे एक क्लर्क की नौकरी मिली। इसमें शक नहीं कि तब पैसा अच्छा मिलता था। युद्ध के बाद मेरी हालत बुरी नहीं थी। तनख्वाह तो कम थी और मैं आगे नहीं बढ़ पा रहा था। तरक्की के टाइम मुझे पीछे छोड़ दिया जाता था। सच कहूँ तो मेरे पास बस इतना ही था कि जिंदा रह सकूं। फिर उसके बाद मुझे ये मोज़ों वाला काम मिला। तनख्वाह के साथ कमीशन भी मिलती थी। लेकिन क्या तुम्हें मालूम है कि जिस फर्म के बारे में तुम कहते हो कि उन्होंने तुम्हें ये नौकरी दी, वो इस बात से इनकार करते हैं? पॉयरो ने कहा। ये बात सुनकर कस्ट उत्तेजित हो गया। क्योंकि वो इस षड्यंत्र में शामिल हैं। वो ज़रूर शामिल होंगे, वरना ऐसा क्यों कहते? उन्होंने ही तो मुझे काम दिया था। मेरे पास सबूत है, लिखित सबूत। मेरे पास उनकी चिट्ठियां हैं कि मुझे कहाँ कहाँ जाना है और किन किन लोगों से मिलना है। लेकिन वो सारी चिट्ठियां लिखी हुई नहीं, टाइप की हुई हैं, पॉयरो ने कहा। एक ही बात है, थोक में सामान बनाने वाले अपनी चिट्ठियों को टाइप ही करते हैं। क्या तुम ये बात नहीं जानते कस्ट कि टाइपराइटर्स की पहचान की जा सकती है? वो सारे के सारे खत एक ही टाइपिंग मशीन पर लिखे गए थे। तो उससे क्या होता है? वो मशीन तुम्हारी अपनी थी, जो तुम्हारे कमरे से हमें मिली। लेकिन वो तो मुझे कंपनी ने भेजी थी जब मेरी नौकरी शुरू हुई थी तब। हाँ, लेकिन ये खत उसके बाद मिले थे। तो क्या इससे ये नहीं लगता कि वो खत तुमने खुद ही टाइप किए और खुद को ही डाक से भेज दिए? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। ये सब उस षड्यंत्र का हिस्सा है। मैं ऐसा क्यों करूंगा भला? और तुम्हारी अलमारी से जो ABC गाइड्स मिली, वो? मैं उनके बारे में कुछ नहीं जानता। मुझे तो लगता था कि उन डब्बों में मोज़े ही हैं। मैंने उन्हें खोलकर भी नहीं देखा। तुमने एंडोवर में लोगों के नामों की सूची में मिसेस एशर के नाम के आगे निशान क्यों लगाया? क्योंकि मैंने उससे शुरुआत करने की सोची। कहीं से तो शुरू करना ही होता है। मैं फिर से कहता हूँ, मैंने कुछ नहीं किया है। मैं बिल्कुल बेकसूर हूँ। ये सब कोई गलतफहमी है। दूसरे अपराध को देखिए जो बेक्सहिल में हुआ। मैं तो उस वक्त ईस्ट बॉन्ड में डोमिनोज खेल रहा था। इस बात को तो आप मानेंगे ना? हाँ, ये बात तो माननी पड़ेगी, पॉयरो ने कहा। लेकिन कितना आसान है एक दिन गलती कर देना। और अगर आप मिस्टर स्ट्रेंज जैसे जिद्दी इंसान हो तो आप गलत होने की संभावना को कभी नहीं मानेंगे। जो आपने कहा उसी पर अड़े रहेंगे। वो इसी तरह का आदमी है। और होटल का रजिस्टर, उस पर साइन करते वक्त गलत तारीख डाल देना तो बहुत ही आसान है। बहुत संभावना है कि उस वक्त कोई उस बात पर ध्यान नहीं देगा। लेकिन मैंने कहा ना कि मैं उस शाम को डोमिनोज खेल रहा था। तो इसका मतलब है कि तुम डोमिनोज काफी अच्छा खेलते हो, पॉयरो ने कहा। इस बात पर कस्ट थोड़ा हड़बड़ा गया। हाँ, मैं अच्छा खेलता हूँ। ये बहुत तल्लीन कर देने वाला खेल है। इसमें बहुत कारीगरी चाहिए। क्यों? हाँ, उसमें बहुत कारीगरी चाहिए।
हम शहर में दोपहर के खाने के समय बहुत खेलते थे। आप हैरान हो जाएंगे ये जानकर कि एकदम अजनबी भी इस खेल में नज़दीक आ जाते हैं। इतना कहकर कष्ट हंस पड़ा। मुझे एक आदमी याद है, उसने एक बात कही थी जिसके कारण मैं उसे कभी नहीं भूला। हम कॉफ़ी पीते हुए बात कर रहे थे और हमने डोमिनोज खेलना शुरू कर दिया। 20 मिनट बाद मुझे अचानक ऐसे लगने लगा जैसे मैं उस आदमी को जीवन भर से जानता हूं। उस आदमी ने तुम्हें ऐसा क्या कहा? उसने मुझे परेशान कर दिया बुरी तरह। वो हाथ में किस्मत लिखी होने की बात कर रहा था। उसने मुझे अपना हाथ दिखाया और वो लकीरें दिखाईं जो ये बताती थीं कि वो 2 बार डूबते डूबते बचा। फिर उसने मेरा हाथ देखा और कुछ हैरान कर देने वाली बातें बताईं। उसने ये कहा कि मैं मरने से पहले इंग्लैंड के सबसे मशहूर लोगों में से एक होऊंगा। पूरा देश मेरी बात करेगा। लेकिन उसने ये भी कहा कि... इतना कहकर कष्ट रोने और हकलाने लगा। हाँ हाँ कहो, पॉयरो ने प्यार से उससे कहा। उसने कहा कि लगता है जैसे मेरी मौत हिंसा से होगी। ऐसा लगता है कि जैसे मैं फांसी के तख्ते पर मरूंगा। इतना कहकर वो आदमी हंस पड़ा और बोला कि वो तो मजाक कर रहा था। अचानक वो बोलते बोलते चुप हो गया। उसकी आंखें पॉयरो के चेहरे से हट गईं और इधर उधर घूमने लगीं। मेरे सिर में बहुत तकलीफ है। दर्द कभी कभी बहुत भयानक हो जाता है और ऐसे पल भी होते हैं जब मुझे कुछ नहीं पता होता। इतना कहकर वो रोने लगा। पॉयरो आगे की ओर झुका। वो धीरे से लेकिन पूरे निश्चय से बोला, लेकिन तुम जानते हो ना कि तुमने हत्याएं की हैं? कष्ट ने नजरें उठाकर ऊपर देखा। उसकी नज़र इस बार सीधी और स्पष्ट थी। विरोध का भाव जा चुका था। वो अजीब ढंग से शांत लग रहा था। हाँ, वो बोला, मैं जानता हूं, लेकिन तुम ये नहीं जानते कि तुमने हत्याएं क्यों की, है ना? कष्ट ने इनकार में सिर हिला दिया। नहीं, ये मैं नहीं जानता। अध्याय 34। हम सब पॉयरो का आखिरी स्पष्टीकरण सुनने के लिए सतर्क बैठे थे। उसने एक गहरी सांस लेकर बोलना शुरू किया। पूरा समय मैं इस केस के क्यों को लेकर सोच में था। उस दिन हेस्टिंग्स ने कहा कि केस खत्म हो गया था। मैंने जवाब दिया कि केस असल में वो आदमी था। रहस्य हत्याओं का नहीं, बल्कि ABC का रहस्य था। उसने ये हत्याएं क्यों की? उसने अपने विरोधी के रूप में मुझे क्यों चुना? ये कहना कोई जवाब नहीं कि उसकी मानसिक हालत ठीक नहीं थी। ये कहना कि एक व्यक्ति पागलपन वाली बातें इसलिए करता है क्योंकि वो पागल है, बेवकूफ़ी की बात है। कोई भी पागल अपनी गतिविधियों में उतना ही समझदार होता है जितना एक आम आदमी। उदाहरण के लिए, अगर कोई आदमी बाहर जाकर सिर्फ लुंगी पहनकर आलथी पालथी मारकर बैठने पर तुल जाए तो उसका ये व्यवहार बहुत ही विचित्र या सनकी लगेगा। लेकिन अगर आप एक बार ये समझ जाएं कि उसे अपने महात्मा गांधी होने का पूरा विश्वास है तो उसका ये व्यवहार हमें उचित और तर्कसंगत लगेगा। इस केस में ज़रूरत थी एक ऐसे दिमाग के बारे में सोचने की जिसके अनुसार 4 या ज़्यादा हत्याएं करना और हरक्यूल पॉयरो को खत लिखकर उनकी सूचना देना उचित और तर्कसंगत है। जिस घड़ी मुझे वो पहला खत मिला था, मैं तभी से परेशान हो गया था। मुझे उसी वक्त लग रहा था कि उस खत में कुछ ऐसी बात थी जो बहुत गलत थी। लेकिन वो गलत बात क्या थी, ये मुझे समझ नहीं आ रहा था। एक पल के लिए मैंने सोचा कि शायद वो मशहूर होना चाहता है। लेकिन फिर मुझे लगा कि उस काम के लिए मैं ही क्यों, हरक्यूल पॉयरो ही क्यों? अगर वो स्कॉटलैंड यार्ड को खत भेजता तो और ज़्यादा मशहूर हो सकता था। किसी अखबार को भेजता तो उससे भी ज़्यादा। अखबार खत को ना भी छापता तो भी दूसरा कत्ल हो जाने तक ABC को जितनी मशहूरी अखबारों से मिल सकती थी वो मिल जाती। तो फिर हरक्यूल पॉयरो ही क्यों? क्या इसका कोई व्यक्तिगत कारण था? फिर दूसरा पत्र आया और उसके तुरंत बाद बेक्सहिल में बेटी का खून हो गया। अब तो ये साफ हो गया कि खून वर्णमाला के आधार पर होंगे। लेकिन इस बात ने भी मेरे मन में जो सवाल था उसका जवाब नहीं दिया। ABC को ये खून करने की ज़रूरत क्या थी? जैसा कि हम सब ने अनुमान लगाया था कि वो एक पागल है। अगर वो वाकई एक पागल कातिल होता जो खून का प्यासा है,
तो वो आमतौर पर ज्यादा से ज्यादा जितने लोगों को मार सके मारना चाहता। ऐसे खूनी का सबसे पहला काम होता है अपने निशानों को छुपाते हुए चलना, उनका प्रचार करना नहीं। अगर हम चुने गए चारों शिकारों को देखें तो हम देखते हैं कि अगर वो चाहता तो उन्हें बिना कोई शक जगाए मार सकता था। फ्रेंज एशर, डोनाल्ड फ्रेजर और मीगन और शायद मिस्टर क्लार्क भी, ये वो लोग थे जिन पर पुलिस शक करती, चाहे उन्हें सबूत ना भी मिलते। एक अनजान पागल हत्यारे की तरफ किसी का ध्यान भी नहीं जाता, तो फिर हत्यारे को अपनी तरफ सबका ध्यान खींचने की जरूरत क्यों हुई? हर एक लाश पर ABC गाइड छोड़ना उसकी क्या मजबूरी थी? क्या उसके मन में रेलवे गाइड को लेकर कोई गांठ थी? इस बिंदु तक आते आते मैं हत्यारे के बारे में कुछ बातें समझने लगा था। सबसे पहले ये कि उसका दिमाग सुनियोजित ढंग से चलने वाला है। उसके अपराध वर्णमाला के हिसाब से हो रहे थे, तो ये बात जाहिर है कि उसके लिए ये बात बहुत ही महत्वपूर्ण थी। दूसरी तरफ उसको किसी खास तरह के शिकारों में दिलचस्पी नहीं थी। मिसेस एशर, सर क्लार्क, ये सब एक दूसरे से बिल्कुल अलग थे। आयु और लिंग को लेकर भी उसके मन में कोई ग्रंथि नहीं थी। ये बात मुझे बहुत अजीब लगी। कोई आदमी अगर इस तरह अंधाधुंध खून करता है तो अक्सर वो इसलिए कि वो हर उस इंसान को मिटा देना चाहता है जो उसके रास्ते में रुकावट हो या उसने किसी तरह उसे नाराज किया हो। लेकिन अल्फाबेट्स के आधार पर आगे बढ़ने का मतलब था कि यहाँ ऐसी बात नहीं थी। दूसरी तरह का कातिल एक खास तरह के शिकार चुनता है, ज्यादातर विपरीत लिंग के। ABC के तरीके में कुछ ऐसा था जो इत्तेफाक से हो रहा था और जो मेरी समझ में नहीं आ रहा था। इससे मैंने एक छोटा सा अनुमान लगाया। ABC गाइड के चुनाव ने मुझे रेलवे के बारे में सोचने वाले का ध्यान दिलाया। ये औरतों की बजाय मर्दों में ज्यादा पाया जाता है। लड़कियों के मुकाबले लड़के गाड़ियों को अधिक पसंद करते हैं। ये एक तरह से कम विकसित दिमाग का इशारा भी हो सकता था। इसमें लड़के का मूल भाव हावी था। बेटी की मौत और उसके मरने के ढंग ने मुझे कुछ और संकेत दिए। उसके मरने का ढंग तो खास तौर से विचारों को जगाने वाला था। सबसे पहले तो उसी की बेल्ट से उसका गला घोंटा गया था, इसलिए ये बात जरूरी थी कि उसे मारने वाला व्यक्ति ऐसा होगा जिसके साथ उसका प्यार का या कम से कम दोस्ती का रिश्ता तो जरूर होगा। जब मैंने उसके बारे में सोचा तो मेरे मन में एक चित्र बनने लगा। बेटी बर्नार्ड एक चुलबुली लड़की थी। उसे आकर्षक पुरुष अच्छे लगते थे, इसलिए उसे अपने साथ बाहर ले जाने के लिए ABC में कुछ ना कुछ आकर्षण होना जरूरी था। यानी उसे इतना हैंडसम तो होना ही चाहिए था कि बेटी उसके साथ बाहर जाने को तैयार हो जाती। मैंने अपनी कल्पना में तट के दृश्य को कुछ इस तरह से देखा। पुरुष बेटी की बेल्ट की तारीफ करता है, वो उसे उतार लेती है। पुरुष चंचल अंदाज में उसे उसकी गर्दन के आसपास लपेट देता है और शायद ये भी कहता है कि मैं तुम्हारा गला घोंट दूंगा। ये सब खेल खेल में होता है। वो हंसती है और वो वाकई में बेल्ट खींच देता है। अब हम अगली हत्या की ओर बढ़ते हैं, सर कारमाइकल की हत्या। यहाँ खूनी अपने पहले तरीके को दोहराता है, यानी सिर पर वार करना। इस अपराध ने मेरी ज्यादा मदद नहीं की क्योंकि इसको बताने वाला खत भटक गया था, इसलिए कोई तैयारी नहीं की जा सकी थी। लेकिन जब तक D वाले अपराध की घोषणा हुई तो बचाव का एक दुर्जेय तरीका तैयार हो चुका था। ये स्पष्ट हो गया होगा कि ABC अब ज्यादा देर तक अपराध करके भाग नहीं सकेगा। यही नहीं, इसी बिंदु पर आकर मोज़ों का सुराग मेरे दिमाग में आया। ये तो तय था कि ये बात संयोग नहीं हो सकती कि हर हत्या से पहले एक मोज़े बेचने वाला वहां मौजूद था, इसलिए यह तय था कि मोज़े बेचने वाला ही हत्यारा होगा। चौथा खून भी हो गया, जॉर्ज एयरफील्ड नाम के एक व्यक्ति का खून। ये माना गया कि ये डाउन्स नाम के व्यक्ति की जगह गलती से हो गया था क्योंकि दोनों की कदकाठी एक जैसी थी। और अब आखिरकार ज्वार में बदलाव आ ही गया। घटनाएं ABC के अनुसार होने की बजाय उसके विपरीत होने लगीं। वो पहचान लिया गया, उसका पीछा किया गया और उसे पकड़ लिया गया। यानी कि सबके हिसाब से केस खत्म हो गया। लेकिन मेरे लिए नहीं था। मैं कुछ नहीं जानता था, बिल्कुल कुछ भी नहीं, ना तो कारण और ना ही क्यों। एक और छोटी सी परेशान करने वाली बात थी। कस्ट नाम के आदमी के पास बेक्स हिल हत्या वाले दिन की एलिबाई है, और ये एलिबाई इतनी मजबूत है कि बिल्कुल सच लगती है। अब यहाँ पर दो दिलचस्प अनुमान सामने आते हैं। मान लीजिए कि कस्ट ने 3 खून किए,
A, C और D, लेकिन B खून उसने नहीं किया। ये खून 25 तारीख को बहुत सुबह सुबह हुआ था, जिस दिन कस्ट जुर्म करने वहां पहुंचा था। मान लीजिए किसी ने उससे पहले ही वो काम कर दिया हो तो उस हालात में वो क्या करेगा? एक दूसरा खून करेगा या पराजित होकर चुप बैठ जाएगा? इस बात से मेरे दिमाग में एक और बात आई। अलेक्जेंडर बोनापार्ट कस्ट किसी भी लड़की से रिश्ता बना ही नहीं सकता था, यानी उसका खून करने वाला कोई और ही व्यक्ति था। और ये बात पहले भी कई बार देखी और जानी गई है कि खून करने वाले आगे चलकर दूसरे लोगों द्वारा किए गए अपराधों का फायदा उठाते हैं। जैसे उदाहरण के लिए जैक द रिपर के सारे अपराध उसने खुद नहीं किए थे। यहाँ तक तो ठीक था, लेकिन उसके बाद मुझे एक और दिक्कत आई। बर्नार्ड की हत्या के समय तक ABC हत्याओं के बारे में कोई भी जानकारी आम जनता को नहीं दी गई थी। एंडोवर हत्या ने लोगों के मन में कोई दिलचस्पी नहीं जगाई थी। खुली पाई गई रेलवे गाइड के बारे में अखबारों में जिक्र तक नहीं था। तो इसका मतलब ये हुआ कि बेटी को जिसने भी मारा उसकी पहुंच उन बातों तक थी जो सिर्फ चंद लोगों को ही मालूम थी। मैं, पुलिस और मिसेस एशर के कुछ रिश्तेदार और पड़ोसी। इस खोज में मेरे आगे जैसे एक दीवार खड़ी थी। और तब इस बिंदु पर मेरे दिमाग में वो विचार आया जिसके कारण अंत में मैं कातिल का पता लगा पाया। मान लो कि कस्ट बेटी के खून के लिए जिम्मेदार नहीं था। मान लो कि किसी और ने उसे मारा था। तो क्या वो कोई और बाकी हत्याओं के लिए भी जिम्मेदार हो सकता था? तब मैंने वो किया जो मुझे सबसे पहले करना चाहिए था। जो खत मुझे मिले थे मैंने उनको एक नए सिरे से जांचा। मुझे शुरू से ही लग रहा था कि उनमें कुछ गलत था। मैंने बिना सोचे विचारे ये मान लिया था कि उनमें ये गलत था कि वो एक पागल द्वारा लिखे गए थे। अब मैंने दोबारा दूसरे नज़रिए से उनकी जांच की और इस बार मैं बिल्कुल अलग नतीजे पर पहुंचा। उनमें गलत ये था कि वो एक पागल द्वारा नहीं बल्कि एक समझदार इंसान द्वारा लिखे गए थे। वो सारे खत जाली थे। देखने में वो एक पागल हत्यारे के खत लगते थे, लेकिन हकीकत में ऐसा कुछ नहीं था। तो ऐसे पत्र लिखने के पीछे उद्देश्य क्या होगा? लिखने वाले की ओर ध्यान खींचना, हत्याओं की ओर ध्यान खींचना। पहली नज़र में इसका मतलब समझ नहीं आता था। फिर मुझे रोशनी की एक किरण दिखाई दी। उन खतों का असली मतलब था एक साथ कई हत्याओं की तरफ ध्यान खींचना। आपका ध्यान एक पिन पर सबसे कम कब जाता है? जब वो एक पिन कुशन में बहुत सारी पिनों के बीच में रखा रहता है। आप एक अकेले कत्ल पर सबसे कम ध्यान कब देते हो? जब वो एक दूसरे से जुड़ी हत्याओं की कड़ी में से एक होता है। मुझे एक बहुत ही चालाक कातिल से जूझना पड़ रहा था, लापरवाह, साहसी और छटा हुआ जुआरी। और वो किसी भी कीमत पर कष्ट नहीं हो सकता था। वो ये हत्याएं कर ही नहीं सकता था। मेरा वास्ता एक बहुत अलग किस्म के आदमी के साथ था, लड़कों जैसी प्रकृति वाले आदमी के साथ। औरतों के लिए एक आकर्षक पुरुष, स्कूली लड़कों जैसी चिट्ठियां और रेलवे गाइड, इंसानी जिंदगी की तरफ क्रूरता भरा अनादर। ऐसा आदमी जो इनमें से एक अपराध में जरूर महत्वपूर्ण था। जरा सोचिए, जब किसी मर्द या औरत की हत्या होती है तो पुलिस कैसे सवाल पूछती है? मौका किसके पास था? हत्या के वक्त सब कहाँ थे? प्रयोजन क्या था? मरने वाले की मौत से किसको फायदा होगा? अगर प्रयोजन और अवसर स्पष्ट हों तो होने वाला खूनी क्या करेगा? एक झूठी एलिबाई तैयार करेगा, यानी किसी तरह समय का हिसाब किताब रखेगा। लेकिन ये हमेशा एक जोखिम भरा काम होता है। हमारे हत्यारे को बचाव का एक अनोखा तरीका सूझा, एक मानवघाती हत्यारे की रचना करना। अब मुझे सारे अपराधों पर दोबारा नजर डालकर अपराधी को ढूंढना था। एंडोवर अपराध, उसका सबसे बड़ा संदिग्ध फ्रेंज एशर था। लेकिन एशर इतनी लंबी चौड़ी योजना बनाएगा और उस पर अमल भी करेगा, इसकी तो मैं कल्पना भी नहीं कर सकता था। बेक्सहिल हत्या, इसमें डोनाल्ड फ्रेजर कातिल हो सकता था। उसके पास दिमाग भी था, योग्यता भी थी और तरीके से सोचने वाला दिमाग भी। लेकिन उसका अपनी प्रेमिका को मारने का सिर्फ एक ही कारण हो सकता था, ईर्ष्या। और ईर्ष्या सोच समझकर योजना नहीं बनाने देती। मुझे ये भी पता चला कि उसकी छुट्टियां अगस्त के शुरू में हुई थी, इसलिए क्रिसमस के टाइम हुए अपराध में उसका हाथ होना नामुमकिन था। अब हम आते हैं चर्चटन अपराध पर, और हम कहीं ज्यादा आशाजनक स्थिति में आ जाते हैं।
सर कारमाइकल बहुत अमीर आदमी था। उसके पैसे का वारिस कौन होने वाला था? पहले उसकी पत्नी होती, लेकिन वो मरने वाली थी। पत्नी के मरने के बाद सारी जायदाद उसके भाई फ्रैंकलिन को मिलने वाली थी। तब मुझे पक्का विश्वास हो गया। बहुत समय से मेरे मन में जो आदमी था, ये वही था जिसे मैं एक व्यक्ति के रूप में भी जानता था। एबीसी और फ्रैंकलिन क्लार्क दोनों एक ही आदमी थे। साहसी, जोखिम उठाने वाला, घुमक्कड़, इंग्लैंड की तरफदारी करने वाला, विदेशियों का उपहास उड़ाने वाला, आकर्षक, बेहिचक खुलापन। कैफे में एक लड़की को चुन लेना उसके लिए सबसे आसान काम था। सुव्यवस्थित हिसाब से योजना बना लेने वाला दिमाग। उसने एक दिन यहाँ एक सूची बनाई, एबीसी के शीर्षकों पर निशान लगाए और अंत में एक लड़के जैसे दिल वाला, जैसे कि लेडी क्लार्क ने बताया था। और उसकी लाइब्रेरी में वाकई आई नेस्बिट द्वारा लिखी एक किताब है जिसका नाम है द रेलवे चिल्ड्रन। इसके बाद मेरे मन में कोई शक नहीं रहा। एबीसी खत लिखने और अपराध करने वाला व्यक्ति फ्रैंकलिन क्लार्क था। सहसा क्लार्क जोर से हंसने लगा। बहुत बढ़िया मिस्टर पॉयरो, बहुत बढ़िया। और हमारे दोस्त कस्ट का क्या, जो रंगे हाथों पकड़ा गया है? उसके कोट पर लगे खून के बारे में आप क्या कहेंगे? और वो छुरा जो उसने अपने कमरे में छुपा कर रखा था? पॉयरो ने बीच में ही टोका, तुम गलत हो, उसने ये सब कबूल लिया है। क्या? इस बार क्लार्क सचमुच हैरान दिखाई दिया। हाँ, मैंने जैसे ही उसके साथ बात की, मुझे एहसास हो गया कि कस्ट अपने आप को दोषी समझता है। और फिर भी मिस्टर महान पॉयरो को तसल्ली नहीं हुई? क्लार्क ने व्यंग्य से कहा। नहीं, क्योंकि उसे देखते ही मुझे भी यह यकीन हो गया था कि वो दोषी नहीं हो सकता था। उसमें ना इतनी शक्ति है, ना ही इतना साहस, और क्या मैं कह सकता हूं कि ना ही योजना बनाने के लिए इतना दिमाग। मुझे हत्यारे के दोहरे व्यक्तित्व का पूरा एहसास था। अब समझ में आया ऐसा क्यों था। इसमें दो लोग शामिल थे। असली हत्यारा जो चालाक है, साधन संपन्न है, साहसी है, और नकली हत्यारा जो बेवकूफ़ है, डांवाडोल है और जिसके मन को प्रभावित किया जा सकता है। मैं तुम्हारी सोच को अच्छी तरह से समझ चुका हूं मिस्टर क्लार्क। तुम्हारे लिए सिर्फ एक हत्या से ध्यान हटाने के लिए हत्याओं के एक सिलसिले की योजना बना लेना काफ़ी नहीं था। तुम्हें एक ओट भी चाहिए थी। मुझे लगता है कि तुम्हें ये ख्याल तब आया जब तुम शहर के एक कैफ़े में बड़े बड़े नामों वाले इस अजीब से आदमी से मिले। उस समय तुम्हारे मन में अपने भाई की हत्या करने की तरह तरह की योजनाएं घूम रही थीं। तुम उस वक्त अपने भविष्य को लेकर वाकई डरे हुए थे। तुम्हें याद होगा, तुमने मुझे अपने भाई का तुम्हारे नाम एक खत दिखाया था। उसमें उसने थोरा ग्रे में अपनी दिलचस्पी और प्यार जाहिर किया था। उसका ये भाव एक पिता जैसा हो सकता था, या हो सकता है कि वो ही ऐसा सोचना पसंद करता हो। लेकिन फिर भी असल में ये खतरा तो था कि तुम्हारी भाभी की मौत के बाद वो अपने अकेलेपन में आराम और हमदर्दी पाने के लिए उस खूबसूरत लड़की की ओर झुक जाए, और शायद वो उससे शादी कर ले। मिस ग्रे के बारे में तुम्हारी जानकारी ने तुम्हारा ये डर बढ़ा दिया। मेरे हिसाब से तुम चरित्र को काफ़ी अच्छी तरह आंक लेते हो, हालांकि दोष ज़्यादा ढूंढते हो। तुमने ये आंक लिया कि मिस ग्रे जीवन में आगे बढ़ने में यकीन रखती थी। तुम्हें इस बात में कोई शक नहीं था कि लेडी क्लार्क बनने का मौका पाते ही वो उछल पड़ेगी और कूदकर उस मौके को स्वीकार कर लेगी। तुम्हारा भाई एक तंदुरुस्त और ताकतवर आदमी था। उन दोनों के बच्चे भी हो सकते थे, और तब तुम्हारा अपने भाई की दौलत को हासिल करने का मौका पूरी तरह गायब हो जाता। मेरे अनुमान के अनुसार तुम जीवन भर एक निराश किस्म के आदमी रहे हो, एक गैर जिम्मेदार घुमक्कड़ जो किसी चीज़ में सफल नहीं हुआ। तुम्हें अपने भाई की अमीरी से बहुत ईर्ष्या थी। मन में कई योजनाएं बनाते वक्त कस्ट से मुलाकात होने पर तुम्हारे दिमाग में एक विचार आया। उसके बड़े बड़े नाम, उसके मिर्गी के दौरे, उसका सिरदर्द, उसका दबा हुआ महत्वहीन व्यक्तित्व। तुम्हें अपने लिए वो सही यंत्र लगा जो तुम्हें चाहिए था। तुम्हारे दिमाग में अल्फ़ाबेट्स को लेकर एक पूरी योजना बनी। कस्ट के नाम के पहले अक्षर, तुम्हारे भाई के नाम का सी अक्षर से शुरू होना और उसका चर्स्टन में रहना इस योजना के केंद्र में था। तुमने तो कस्ट को भी उसके अंत का संकेत दे दिया, जबकि तुम्हें आशा भी नहीं थी कि इस सुझाव का इतना बढ़िया फल होगा। तुम्हारे सारे इंतजाम बहुत बढ़िया थे। कस्ट के नाम से तुमने ढेर सारी हौजरी मंगाई। तुमने खुद उसे कई सारी एबीसी रेलवे गाइड्स का पार्सल भेजा जो बिल्कुल हौजरी के पार्सल जैसा दिखता था। तुमने उसे उस कंपनी की तरफ से टाइप किया हुआ खत भी भेजा।
अच्छी तनख्वाह और कमीशन के प्रस्ताव के साथ। तुम्हारी योजना इतनी अच्छी तरह तैयार हुई थी कि तुमने वो सारे खत भी टाइप कर लिए जो बाद में भेजे जाने वाले थे, और फिर वो टाइपराइटर भी उसी के पास भेज दिया जिस पर उन सारे खतों को टाइप किया गया था। अब तुम्हें 2 ऐसे शिकार ढूंढने थे जिनके नाम ए और बी से शुरू होते हों और जो ऐसी जगहों पर रहते हों जिन जगहों के नाम भी उन्हीं अक्षरों से शुरू होते हों। तुमने एंडोवर को चुना और वहां की टोह लगाने के बाद तुमने अपने पहले अपराध के लिए मिसेस एशर की दुकान को चुना। उसका नाम उसके दरवाजे पर साफ साफ लिखा हुआ था और तुमने पता लगा लिया कि वो अक्सर दुकान में अकेली ही होती थी। उसकी हत्या के लिए तुम्हें ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं थी। अक्षर बी के लिए तुम्हें अपनी चाल बदलनी पड़ी। दुकानों में अकेली बैठने वाली औरतों को चेतावनी मिल चुकी होगी। मुझे लगता है कि तुमने कई चाय घरों और कॉफी हाउसों के चक्कर लगाए होंगे, वहां काम करने वाली लड़कियों के साथ हंसते मजाक करते हुए, ये पता लगाते हुए कि उनमें से किसका नाम बी अक्षर से शुरू होता था और तुम्हारे मकसद के लिए उनमें से कौन सही थी। बेटी बर्नार्ड में तुम्हें ठीक वैसी ही लड़की मिल गई जैसी तुम्हें चाहिए थी। तुम उसे 1-2 बार बाहर ले गए, ये बताकर कि तुम एक शादीशुदा आदमी हो, इसलिए तुम दोनों का बाहर जाना गुपचुप होना चाहिए। अपनी शुरुआती योजना को पूरा करके तुम अपने असली काम को अंजाम देने लगे। तुमने एंडोवर सूची कस्ट को भेज दी, उसे वहां एक खास तारीख को जाने का निर्देश देकर, और ABC खत मुझे भेज दिया। निश्चित दिन पर तुम एंडोवर पहुंचे, मिसेस एशर का खून किया और ऐसा कुछ भी नहीं हुआ जो तुम्हारी योजना को बिगाड़ता। पहला कत्ल कामयाब हुआ। दूसरे कत्ल के लिए तुमने ये सावधानी बरती कि उसे 1 दिन पहले कर दिया। मुझे काफी हद तक यकीन है कि बेटी का खून 24 तारीख की आधी रात से पहले कर दिया गया था। अब हम आते हैं कत्ल नंबर 3 पर, सबसे महत्वपूर्ण और तुम्हारी नजर से असली कत्ल। और यहाँ तारीफ का पूरा इनाम हेस्टिंग्स को मिलना चाहिए, जिसने एक सीधी सादी टिप्पणी की जिस पर कोई ध्यान नहीं दिया गया। उसने यूं ही बातों बातों में मुझसे कहा कि तीसरा खत जानबूझकर भटक गया, और वो बिल्कुल सही था। उस छोटी सी बात में उस सवाल का जवाब था जिसने मुझे लगातार उलझन में डाले रखा। आखिर खत पुलिस की बजाय प्राइवेट जासूस हरक्यूल पॉयरो को क्यों लिखे जा रहे थे? गलती से मैं ये समझ बैठा था कि कोई व्यक्तिगत कारण होगा, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं था। खत मुझे भेजे गए क्योंकि तुम्हारी योजना के मुताबिक एक खत पर गलत पता लिखा जाना था और उसे गलत जगह जाना चाहिए था। लेकिन अगर आप स्कॉटलैंड यार्ड को पत्र भेजते हैं तो उस खत के गलत पते पर जाने की कोई गुंजाइश हो ही नहीं सकती। उसके लिए गैर सरकारी पता होना जरूरी था। काफी जाना पहचाना नाम होने के कारण तुमने मुझे चुना, और एक ऐसा आदमी होने के कारण भी जो खतों को लेकर पुलिस के पास जरूर जाता। तुमने लिफाफे पर बड़ी चालाकी से पता लिखा, व्हाइट हेवन की जगह व्हाइट हॉर्स। एक साधारण सी गलती। सिर्फ हेस्टिंग्स इतना तेज दिमाग था कि उसने बारीकियों को छोड़कर सीधी साफ बात को पकड़ लिया। बेशक उस खत को गलत पते पर जाना ही था। पुलिस को कत्ल हो जाने के बाद ही उसकी खोज में जाना था। भाई की रात की सैर ने तुम्हें मौका दे दिया, और लोगों के मन में ABC हत्याओं को लेकर इतना डर बैठ चुका था कि किसी को तुम्हारे अपराधी होने की संभावना का ध्यान भी नहीं आया। भाई की मौत के बाद तुम्हारा मकसद पूरा हो गया और खून करने का तुम्हारा कोई इरादा भी नहीं था। लेकिन दूसरी तरफ हत्याएं अगर अचानक वहां रुक जाती तो किसी को सच के बारे में संदेह हो सकता था। तुम्हारी ओट कस्ट ने दिखाई न देने की अपनी भूमिका इतनी अच्छी तरह निभाई थी क्योंकि वो महत्वहीन था कि अभी तक किसी ने इस ओर ध्यान भी नहीं दिया था कि वही आदमी तीनों हत्याओं की जगह के आसपास देखा गया था। इसलिए तुमने फैसला किया कि एक और कत्ल होना चाहिए और इस बार उसकी खोज अच्छी तरह रोशनी में आनी चाहिए। तुमने अपने काम के लिए डॉनकेस्टर को चुना। तुम्हारी योजना बहुत सीधी सादी थी। तुम खुद भी वहां रहोगे और कस्ट को उसकी कंपनी के द्वारा डॉनकेस्टर भेजा जाएगा। तुम्हारा इरादा ये था कि तुम उसका पीछा करोगे और सही मौका मिल जाएगा। सब कुछ ठीक हुआ। कस्ट सिनेमा देखने गया। ये काम बहुत ही आसान था। तुम उससे कुछ सीटें छोड़कर बैठ गए। जब वो जाने के लिए उठा तो तुमने भी वैसा ही किया। तुमने लड़खड़ाने का नाटक किया, आगे को झुके और आगे की सीट पर सोते हुए एक आदमी को छुरा मार दिया। उसके घुटनों पर ABC गाइड रख दी और अंधेरे दरवाजे पर कस्ट के साथ जोर से टकराए। छुरा उसकी आस्तीन पर फेर कर उसकी जेब में डाल दिया। तुमने D अक्षर से नाम शुरू होने वाले शिकार को ढूंढने की बिल्कुल कोशिश नहीं की। कोई भी चलेगा। तुमने ये मान लिया, जो काफी ठीक था, कि इसे एक गलती समझ लिया जाएगा। दर्शकों में D से नाम शुरू होने वाला कोई ना कोई आदमी जरूर बहुत दूर नहीं बैठा होगा, तो ये मान लिया जाएगा कि असली शिकार वही था।
अब इस मामले को गलत एबीसी के नज़रिए से देखते हैं, यानी कस्ट के नज़रिए से। एंडोवर अपराध उसके लिए कोई मतलब नहीं रखता। बेक्सहिल हत्या से वो थोड़ा हैरान हो गया। वो लगभग उसी वक्त वहीं पर था। फिर हुआ चर्स्टन अपराध और आईं अखबारों में सुर्खियां। एक अपराध एंडोवर में जब वो वहां था, एक अपराध बेक्सहिल में, और अब एक और ठीक उसी जगह के नज़दीक जहां पर वो था। 3 अपराध, और वो तीनों जगह पर उस वक्त मौजूद था। मिर्गी के मरीजों के लिए अक्सर कुछ ऐसे अंधेरे पल आते हैं जब उन्हें याद नहीं रहता कि उन्होंने क्या किया। कस्ट एक बहुत ही घबराने वाला और दूसरों के कहे में आसानी से आ जाने वाला आदमी है, और फिर उसके बाद उसे डॉनकेस्टर जाने का निर्देश मिलता है। डॉनकेस्टर, और अगला एबीसी अपराध भी डॉनकेस्टर में ही होने वाला है। उसे ज़रूर यही लगा होगा कि यह किस्मत का खेल है। वो घबरा जाता है। वो सोचता है कि उसके मकान मालकिन उसे शक से देख रही है, और वो उसे कह देता है कि वो चेल्टनम जा रहा है। जाता वो डॉनकेस्टर ही है, क्योंकि उसे कंपनी की तरफ से आदेश मिला है। दोपहर को वो सिनेमा देखने जाता है। शायद 1-2 मिनट के लिए उसे झपकी आ जाती है। अब जरा उसकी दिमागी स्थिति की कल्पना करो जब अपनी सराय में वापस जाकर वो देखता है कि उसके कोट की आस्तीन पर खून है और जेब में खून के धब्बों वाला चाकू। उसके सारे पूर्वाभास, उसके मन के सारे डर एकदम से सच हो उठते हैं। उसे महसूस होता है कि वही हत्यारा है। उसे अपना सरदर्द याद आता है। याद न आने वाले खाली लम्हे याद आते हैं। उसे सच का पक्का यकीन हो जाता है कि वो अलेक्जेंडर बोनापार्ट कस्ट एक पागल हत्यारा है। इसके बाद से उसका व्यवहार एक शिकार किए जाने वाले जानवर जैसा हो जाता है। वो वापस लंदन अपने मकान में चला जाता है। वहाँ वो सुरक्षित है। सब समझते हैं कि वो चेल्टनम में था। चाकू अभी भी उसके पास है, जो एक बहुत बड़ी बेवकूफ़ी है। वो उसे हॉल में रखे स्टैंड के पीछे छुपा देता है। इसके बाद एक दिन उसे चेतावनी मिलती है कि पुलिस उसे देखने आ रही है, और शिकार किया जाने वाला जानवर आखिरी बार दौड़ता है। मैं ये नहीं जानता कि वो एंडोवर क्यों गया। मेरे ख्याल में शायद एक विकृत इच्छा उस जगह को जाकर देखने की जहाँ अपराध किया गया था। उसके हिसाब से ऐसा अपराध जो उसने किया, चाहे उसे याद नहीं था। उसके पास एक भी पैसा नहीं बचा। वो थका मांदा है, भूखा है, परेशान है। उसके पैर उसे खुद ब खुद पुलिस थाने की ओर ले जाते हैं। लेकिन एक घिरा हुआ जानवर, बिल्कुल मरने के कगार पर खड़ा जानवर भी लड़ता है। कस्ट को यकीन था कि खून उसने ही किए थे, लेकिन फिर भी वो बेगुनाह होने की दलील पर अड़ जाता है, और बौखलाहट में दूसरे खून के लिए अपनी अलिबाई पर भी अड़ जाता है। कम से कम वो उस पर थोपा नहीं जा सकता। जैसा कि मैंने कहा, उसे देखते ही मैं समझ गया था कि वो खूनी नहीं था, और ये भी कि मेरे नाम का उसके लिए कोई मतलब नहीं था। मैं ये भी समझ गया कि वो अपने को खूनी मान रहा था। जब उसने मेरे सामने अपना जुर्म कबूल किया तो मुझे और भी अच्छी तरह समझ आ गया कि मेरा अपना अनुमान ही सही था। आपका अनुमान बिल्कुल बेतुका है, फ्रैंकलिन क्लार्क ने कहा। पॉयरो ने ना में सिर हिला दिया। नहीं मिस्टर क्लार्क, तुम तब तक सुरक्षित थे जब तक किसी को तुम पर शक नहीं होता। एक बार तुम पर शक हो गया तो सबूत जुटाने मेरे लिए बाएं हाथ का खेल था। सबूत? तुम्हारे पास कुछ सबूत भी हैं? क्लार्क ने कहा। बिल्कुल हैं। मैंने कॉम्बस्टोन में एक अलमारी से वो लाठी बरामद कर ली है जो तुमने एंडोवर और चर्स्टन वाली हत्याओं में इस्तेमाल की थी। मूठ वाली एक मामूली लाठी। लकड़ी के एक हिस्से को निकालकर उसमें पिघला हुआ लेड डाल दिया गया था। तुम्हारी फोटो दिखाकर लोगों से पूछताछ की गई, और बहुत से लोगों ने तुम्हें ऐसे आदमी के रूप में पहचान लिया जिन्होंने तुम्हें उस समय सिनेमा घर से निकलते देखा जिस समय तुम्हें डॉनकेस्टर में घोड़ों की रेस के मैदान में होना चाहिए था। बेक्सहिल में माइली हिगली ने भी तुम्हारी पहचान कर दी है। स्कारलेट रनर रोड हाउस नाम के जिस कैफे में तुम बेटी को उस शाम खाने के लिए ले गए थे, वहाँ एक अन्य लड़की ने भी तुम्हारी फोटो को पहचाना है। और अंत में तुम एक बहुत ही मामूली बात पर ध्यान देने से चूक गए। तुमने कस्ट के टाइपराइटर पर अपनी उंगलियों का निशान छोड़ दिया, और अगर तुम बेगुनाह होते तो उस टाइपराइटर पर तुम्हारी उंगलियों के निशान कभी आ ही नहीं सकते थे। कुछ पल के लिए क्लार्क बिल्कुल खामोश बैठा रहा। फिर अचानक बड़े ही अजीब स्वर में बोला, तुम जीत गए मिस्टर पॉयरो, लेकिन ये सब कोशिश करने लायक था। बड़ी ही तेजी से उसने अपनी जेब से एक पिस्तौल निकाली और अपने सिर पर तान ली। मैं चिल्लाकर पीछे हटा और धड़ाके की आवाज़ का इंतज़ार करने लगा,
लेकिन कोई धड़ाके की आवाज़ नहीं आई। उसके ट्रिगर दबाने पर सिर्फ एक हल्की सी क्लिक की आवाज़ भर हुई। क्लार्क ने हैरानी से पिस्तौल की ओर देखा और मुंह में ही गाली दी। नहीं मिस्टर क्लार्क, तुमने देखा होगा मैंने आज एक नया नौकर रखा है। एक उस्ताद उठाई गिरा। उसने तुम्हारी जेब से तुम्हारी पिस्तौल निकाल ली थी और उसमें से गोलियां निकालकर बिना तुम्हारे जाने उसे वापस भी रख दिया था। तुम कितने ढीठ हो! क्लार्क क्रोध में लाल होकर चिल्लाया। मैं जानता हूं तुम मेरे लिए कैसा महसूस करते हो मिस्टर क्लार्क, लेकिन ये बता दूं कि तुम्हारी मौत आसान नहीं होगी। तुमने कस्ट को बताया था कि तुम डूबते डूबते बचे थे। जानते हो इसका क्या मतलब है? ये कि तुम्हारी मौत किसी और तरह से होने लिखी है। तभी साथ वाले कमरे में से स्कॉटलैंड यार्ड के 2 जासूस निकलकर वहां आ गए। उनमें से एक क्रोम था। वो आगे बढ़ा और उसने क्लार्क के हाथों में हथकड़ियां डाल दी। अध्याय 35। पुलिस वालों और क्लार्क के वहां से चले जाने के बाद पॉयरो बाकी लोगों की ओर मुड़ा और बोला, उसका अपराध बहुत ही घृणित था। उसके भाई का खून उतना नहीं जितनी वो क्रूरता जिससे उसने एक जिंदा आदमी को जिंदा मौत के हवाले कर दिया। एक लोमड़ी को पकड़ो, उसे एक बक्से में बंद कर दो और कभी बाहर न जाने दो। ये कोई खेल नहीं है। मीगन बर्नार्ड ने एक गहरी सांस ली। मुझे तो अभी भी यकीन नहीं हो रहा है। क्या ये सब सच था? हाँ मैम, ये बिल्कुल सच था, लेकिन वो डरावना सपना अब खत्म हो गया। फिर पॉयरो फ्रेजर की ओर मुड़ा और बोला, क्या तुम्हें पता है कि मीगन लगातार इस बात से डरती रही कि दूसरा जुर्म कहीं तुमने ना किया हो? फ्रेजर धीरे से बोला, एक बार मुझे भी ऐसा ही लगा था। मैं जानता हूं, पॉयरो ने कोमल स्वर में कहा, और ऐसा था तुम्हारे सपने की वजह से। तुम्हारे सपने की व्याख्या बहुत आसान है। तुमने देखा कि तुम्हारी याद में एक बहन का चेहरा धुंधला हो जाता है और दूसरी का चेहरा उसकी जगह ले लेता है। दरअसल मीगन ने तुम्हारे दिल में अपनी बहन की जगह ले ली है, लेकिन चूंकि तुम इतनी जल्दी मरने वाली की तरफ बेवफा नहीं होना चाहते, तुम इस विचार को दबा देना चाहते हो, खत्म कर देना चाहते हो। तुम्हारे सपने की यही व्याख्या है। फ्रेजर की आंखें मीगन की ओर उठीं। पॉयरो ने फिर से कोमलता से कहा, उसे भूलने से मत घबराओ। वो याद रखने लायक खास थी भी नहीं। मीगन में तुम्हें सैकड़ों में से एक लड़की मिली है जिसका दिल बहुत ही खूबसूरत है। डोनाल्ड फ्रेजर की आंखें चमक उठीं। मुझे लगता है आप सही कह रहे हैं मिस्टर पॉयरो। हम सब सवाल पूछते पूछते पॉयरो के आसपास इकट्ठे हो गए, कभी ये कभी वो नुक्ता समझते हुए। और वो सवाल जो तुमने सबसे पूछे थे पॉयरो, क्या उन्हें पूछने की कोई तुक थी? मैंने उत्सुकता से पूछा। देखो हेस्टिंग्स, उनमें से कुछ साधारण से मजाक थे, लेकिन मुझे जिस एक बात को जानना था वो मैंने जान ली कि जब वो खत डाक में डाला गया तब फ्रैंकलिन क्लार्क लंदन में था। मैं उस वक्त उसका चेहरा भी देखना चाहता था जब मैंने मैडम थौरा से सवाल पूछा। उस समय वो सतर्क नहीं था। मुझे उसकी आंखों में बहुत ही गुस्सा दिखा। आपने मेरी भावनाओं का ध्यान नहीं रखा, थौरा ग्रे बोली। मैं नहीं समझता आपने मुझे सच सच उत्तर दिया था, पॉयरो ने रुखाई से कहा, और अब आपकी दूसरी उम्मीद पर भी पानी फिर गया है। फ्रैंकलिन क्लार्क को अपने भाई की विरासत नहीं मिलने वाली। थौरा ग्रे ने झटके से सिर ऊपर उठाया और बोली, क्या मुझे यहां रुककर और बेइज्जत होने की जरूरत है? मैं जा रही हूं। और वो दरवाजा खोलकर बाहर निकल गई। मैंने कुछ सोचते हुए कहा, उंगलियों के उस निशान ने सब बात खत्म कर दी पॉयरो। जैसे ही तुमने उंगलियों के निशान का जिक्र किया, क्लार्क एकदम से टूट गया। हाँ हेस्टिंग्स, उंगलियों के निशान बहुत काम के होते हैं। वैसे वो मैंने तुम्हें खुश करने के लिए जोड़ दिया था। पॉयरो, क्या वो सच नहीं था? बिल्कुल भी नहीं मेरे दोस्त, हरक्यूल पॉयरो ने शरारत से मुस्कुराते हुए जवाब दिया। कहानी खत्म करने से पहले मैं ये ज़रूर बताना चाहूँगा कि कुछ दिन बाद अलेक्जेंडर बोनापार्ट कस्ट हमें मिलने आया। जोर से पॉयरो का हाथ दबाकर उसका शुक्रिया अदा करने के बाद वो सीधा खड़ा हो गया और बोला, क्या आप जानते हैं, एक अखबार ने मुझे 100 पाउंड देने का प्रस्ताव रखा है मेरे जीवन की रूपरेखा बताने के लिए। मैं समझ नहीं पा रहा कि क्या करूं। पॉयरो ने कहा, मैं तो 100 पाउंड में कभी ना मानूं। डटे रहो और कहो कि तुम्हारी कीमत 500 पाउंड है, और खुद को सिर्फ एक ही अखबार तक सीमित मत रखना।
क्या आपको सच में ऐसा लगता है कि ऐसा हो सकता है? तुम ये बात अच्छी तरह समझ लो कस्ट कि तुम एक बहुत ही मशहूर आदमी हो, आज इंग्लैंड में सबसे ज्यादा मशहूर। कस्ट गर्व से और भी तनकर खड़ा हो गया। उसके चेहरे पर खुशी चमकने लगी। मुझे लगता है आप सही कह रहे हैं, मैं वाकई मशहूर हूं, सारे अखबारों में। मैं आपकी सलाह मानूंगा मिस्टर पॉयरो। पैसा मिलना बहुत अच्छा होगा, बहुत ही सुखद। मैं छुट्टी मनाने चला जाऊंगा और मैं लिली मरबरी को भी शादी पर एक अच्छा सा तोहफा दूंगा। वो छोटी सी प्यारी लड़की बहुत ही अच्छी है, सच में मिस्टर पॉयरो। पॉयरो ने उत्साहित करते हुए उसका कंधा थपथपाया। तुम बिल्कुल ठीक कहते हो। और हाँ, एक छोटी सी बात और, किसी आंखों के डॉक्टर के पास क्यों नहीं चले जाते? वो तुम्हारा सिरदर्द जो है वो नया चश्मा लेकर बिल्कुल ठीक हो जाएगा। क्या आपको वाकई ऐसा लगता है कि मेरा सिरदर्द आंखें कमजोर होने की वजह से है? हाँ, मुझे यही लगता है। कस्ट ने गर्मजोशी से उसके साथ हाथ मिलाया। मिस्टर पॉयरो, आप वाकई बहुत ही महान हैं। कुछ पल बाद वो हमसे विदा लेकर कमरे से बाहर निकल गया और हम दोनों उसे जाते हुए देख रहे थे। दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी इसके बारे में अपनी राय कमेंट बॉक्स में शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। जल्दी ही एक और उम्दा कहानी के साथ आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए अलविदा।